बार बार आप जो एक वर्ड यूज करते हैं उलमाए सू, मैं इसके बारे में नाम बताएंगे मैं इसके बारे में अभी अपनी बात समाप्त करके बताऊंगा। बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के बारे में भी मैं बहुत सारी टिप्पणियां कर देता हूं, अपना मान लेके मुसलमान जो है ज्यादा खाने पीने में ही व्यस्त रहते हैं, अपना पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक नहीं कर रहा है। तो ये मैं कुछ सख्त बातें मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे अपने ही तो हैं, मैं इनको इस तरीके से बोल सकता हूँ। तो गवई साहब ने भी ऐसे ही सोच के, क्योंकि मैं भी तो उसी समुदाय से आता हूँ, तो उन्होंने भी बोल दी है बात। पर उनको जो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं या जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट करना जरूरी था कि तुम इस दायरे में नहीं आते भाई, तुम आउटसाइडर हो, तुम ये नहीं बोल सकते। हाँ, वो जो हमारे अग्रवाल साहब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी के, वो पार्लियामेंट के अंदर किसी भी भगवान के बारे में, किसी भी आराध्य के बारे में कोई भी गंदी घिनौनी बात कर सकते हैं। किसी को बुरा तो नहीं लगा था ना तब, तो सपा में थे ना वो, अब तो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन किसी को बुरा तो नहीं लगा था ना तब। किसी ने इस तरह से जूता तो नहीं फेंका था ना उनके ऊपर, किसी ने इस तरह से उनकी जो आज पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं सो कॉल्ड सनातनी अपने आप को कह के, ऐसा तो माहौल नहीं बना था ना, क्योंकि वो, अब मैं ये बात नहीं कहूँ क्योंकि वो अग्रवाल थे, तो ये तो हो गई वो बात। तो ये उनकी गलतफहमी जो थी शायद दूर कर दी कि भाई वो आप इस दायरे में नहीं हो कि आप अपना समझने लगो, हमें हमारे मतलब अपने आप को हमारे बराबर समझने लगो, ये एक मैसेज दे दिया। अब उलमाए सू की बात तो वो है कि आजकल तो जो नजर आने वाले लोग हैं ना, हमारे मौलाना अरशद मदनी हो, मौलाना महमूद मदनी हो, भला 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 भला, दो ही तो नाम बताए आपने, और कितने बताऊं? अब गिन लो, मैं उसका दो नाम एक ही परिवार के बताती है, उनके खिलाफ आप हमेशा बोलते रहे। उनके नहीं, मैं बाकी सबके भी बोल रहा हूँ। जो ये जमात इस्लामी के इतने सारे उलमा बैठे हैं वो भी सू हैं। नाम तो बताइए। नाम मुझे ज्यादा लोगों को याद नहीं रहते क्योंकि इतना करोड़ों रुपए खर्च करके अपने नाम ये कर रहे हैं। अगर ओवैसी साहब हैं तो वो भी सू हैं, वो अगर उलमा कहना चाहते हैं और पूछ लीजिए। मैं ओवैसी तो उलमा नहीं है, वो तो नहीं है, आलिम नहीं है वो उलमा कैटेगरी में नहीं है ना वो। अच्छा, लेकिन आलिम तो है वो। तो सबसे दुश्मनी है आपकी। दुश्मनी मेरी किससे? और किससे? मैं उनकी तारीफ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या रहा हूँ, मैं उन्हें आरएसएस का मेंबर बताता हूँ, इसमें क्या मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ? नहीं, वो तो आरएसएस की मुखालफत करते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनकी कोई बुराई तो नहीं कर रहा ना। आरएसएस हमारे देश की, अभी मोदी जी ने तो कहा सबसे बड़ा संगठन है, मैं उन्हें देश के सबसे बड़े संगठन का मेंबर बता रहा हूँ, तो मैं उनकी तारीफ करना चाह रहा हूँ ना। नहीं, उनका अपना संगठन है जमीयत उलमा हिंद है, वो भी बड़ा संगठन है। अब वो एक सिस्टर कंसर्न है। ये तो और आपने अच्छी बात बता दी। आरएसएस तो ऐसा बताती है ना कि उसके 1 लाख से ज्यादा संगठन है। तो उन्होंने जो संगठन उनके नहीं बनाए हुए हैं, उन्होंने भी उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और ये सब जितने भी संगठन है हमारे, ये सब उनके सिस्टर कंसर्न बन के उनके मेंबर बन चुके हैं। आप ये जमीयत उलमा हिंद पे, यानी जिस संगठन ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिसके नेता जेलों में रहे, उसके संगठन के बारे में आप कह रहे हैं कि ये आरएसएस का संगठन है? देखिए, जिस मजहब के मानने वाले हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अली, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हों, क्या हम, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे और आला दर्जे के थे, तो क्या हम उनकी कमाई को अपना भी गिनती करा सकते हैं? हमें तो और शर्मिंदगी महसूस होगी ना कि अगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जिस मजहब को हम बिलोंग करते हैं उसके महापुरुषों ने, वो इतने महान थे और हम कितने गंदे हैं। मगर ये तो नहीं कह सकते ना क्योंकि मैं रसूलुल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले मजहब पे हूँ तो मैं भी अच्छा हूँ। मुझे कुछ काम भी तो करके दिखाने पड़ेंगे। सारा वो काम कर तो रहे हैं ना, वो फसाद हो जाता है तो घर बना के देते हैं, मुकदमे लड़ते हैं लोगों के, बुलडोजर के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। आज तक वो कौन सा मुकदमा जीते हैं कपिल सिब्बल साहब द्वारा या दूसरे अपने सारे वकीलों द्वारा, करोड़ों रुपए खर्च करके मुझे गिनवा हुआ। मैं इसीलिए तो ये चीजें मैं तो देखिए छोटा अभी मैं एक ताजा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, दो घटनाएं घटी हैं, 2 मुकदमे हुए हैं। एक जयपुर ब्लास्ट का था, वो जमीयत उलमा हिंद लड़ी थी, वो उन्होंने जीता। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का था, ये जमीयत उलमा हिंद लड़ी थी, ये उन्होंने जीता। आप कैसे कह सकते हैं कि कौन से जीते हैं? देखिए, मैं आपको फिर एक बार बताऊं, ये सारे, और मेरे पास दर्जनों एग्जांपल हैं ऐसे कि एक झूठे केस में किसी को फंसाया जाता है। एक यहाँ का मेवात का केस हुआ था, उसमें तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही थे और जो सबूत उसमें निकल के आ रहे हैं कि इन्होंने उनके नाम दिए थे। पहली बार आप क्रोनोलॉजी समझिए, अगर आपने इस लाइन पे आप मेरे पास फाइल रखिए, मैं दिखा दूंगा, मैं फाइल दिखा दूंगा आप देखिए। ये मैं आपको अभी, आपने पूछा कि कौन से केस उन्होंने जीते हैं, मैंने आपको मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं उसी को एग्जांपल में आपका जवाब मिल जाएगा जी।
मैं वो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये पूरी तरीके से झूठे केस होते हैं, इसमें सबूत ही नहीं होते कुछ। तो ये केस तो सारे बरी होने, कोई वकील हो या ना, ठीक, पहली बात ये। इनका क्या काम होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी को फंसाया गया, जो पुलिस की जो इंक्वायरी एजेंसी है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या पुलिस के अधिकारी हैं जो बंदों को अरेस्ट करते हैं, वो ही एक वकील सजेस्ट करते हैं, वो इनका डिफेंस काउंसिल बनता है। उस डिफेंस काउंसिल को फीस कौन देता है? जमीयतुल उलमा हिंद। किस डिफेंस काउंसिल को? जो कि रिकमेंड किसने किया? पुलिस के अधिकारियों ने, जिन्होंने अरेस्ट किया। मैं आपको दर्जनों एग्जांपल, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये सब बातें, और ये सब बातें मेरा बोलना मजबूरी और फर्ज है। अगर आवाम को ये नहीं पता लगेगी बात तो वो इसी गुमराही के रास्ते पे चले जाएंगे और हमारा देश भी बर्बाद होगा। और मुस्लिम समाज का तो जो हो रहा है वो नजर आ ही रहा है आपको कि दाढ़ी देख के पिटाई हो रही है, नाम सुन के पिटाई हो रही है। ऐसा मैंने कुछ सालों पहले तक देखा नहीं था। जिस दाढ़ी और टोपी की इज्जत और व्याकार था, जिनसे लोग लेके इज्जत करते थे और रिस्पेक्ट से बात करते थे, आज उसको सड़क पे दाढ़ी देख के पिटाई हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से हो रही है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये बरी होना तो कोई बात ही नहीं है ना, बरी बावजूद इनके रिप्रेजेंटेशन करने के होगा, ये बड़ी बात है। अब मैं बाबरी मस्जिद का केस दिखा रहा हूँ, ट्रिपल तलाक का केस बता रहा हूँ। ये वफ का केस तो इन्होंने ऑलमोस्ट ऐलान कर दिया था ना, जीत गए। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना बताऊं तो ये हारे हैं, ये तो ऐलान कर दिया। हो सकता है जल्दबाजी में हो गया। नहीं, बाबरी मस्जिद तो जल्दबाजी में नहीं बताया था ना अरशद बदनी साहब ने कि हम जीत गए केस। तो बाबरी मस्जिद है नहीं, एक्सेप्ट किया है उन्होंने उस चीज को, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं ना साथ साथ के हम मानेंगे कि मस्जिद ही थी। नहीं, वो मानते रहे तो ये जामा मस्जिद भी मान लेंगे। वो जामा मस्जिद का दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब हार गए वो, ये तो चंद्रचूड़ साहब कहकर गए हैं। अभी उन्होंने इंटरव्यू में कहा आपने कि वहां पर गलत था, बंदित होकर मस्जिद बनाया जाना। तो जब चीफ जस्टिस जिस देश का ये कह रहा हो, जो चीफ जस्टिस रहा शख्स, उसमें फिर क्या अरशद मदनी और क्या महमूद पराचा, फिर तो आपको हारना तय है। हारना तय है, लेकिन काम तो आसान नहीं करोगे आप। बुनियादी बात यह है, क्या बाबरी मस्जिद का केस, देखिए मौलाना वली रहमानी साहब ने मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर ही क्यों बनवाया था, ये बनाया था बाबरी मस्जिद केस में, क्योंकि वो ये कहते थे कि मैं आउट ऑफ बॉक्स सोच के कोई ना कोई रास्ता निकालूं। तो मुझे तो पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे लोगों ने मिलके बाबरी मस्जिद की फाइल तक ना देखने दी। इन लोगों ने क्या स्टेटस को एंटे, मैंने भरी कानपुर की मीटिंग में, भरी जनरल बॉडी में बोला था कि आप जब तक स्टेटस को एंटे की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हो, आप 100% केस हारने की तरफ खुद जानबूझ के जा रहे हो। यानी कि एक मस्जिद टूट गई, तो अगर आपका घर टूट जाए, सपोजिंग किसी ने जबरदस्ती तोड़ दिया, अभी ये बुलडोजर वाले एक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, कई केसेस में जाके बना के दोगे पहले और मुआवजा भी दोगे, तो आप ये एप्लीकेशन ही लगाओगे स्टेटस को एंटे की और वो केस जीतोगे आप। कैसे हारेंगे ये जानबूझ। और उसके बाद जो के मोहम्मद ने जो झूठी रिपोर्ट बना के दी थी, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं करोगे, और उसी को बुनियाद बना के जो भी सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने बुनियाद बनाई है वो इसी की वजह से बनाई, के मोहम्मद की वजह से। और स्टेटस को एंटे आपने कभी आर्ग्यू ही नहीं किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक मस्जिद, 3 मस्जिदों में से एक मस्जिद ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है, वो है मथुरा की मस्जिद। 17 पार्टीज हैं ना, बाबरी मस्जिद में 17 पार्टीज थी, 5 ही सूट थे कुल, ना ज्ञान व्यापी में थी। वो क्यों बची हुई है अल्लाह के हुक्म से, ये बताओ मुझे क्या फर्क है? कुछ तो वजह होगी उसकी। अब उसमें वकील और सिस्टम इनका नहीं, ये वजह। अब मैं वो नहीं बताना चाहता कौन कर रहा है। आपको भी तो हार क्या था ना, जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद आप भी तो उनके वकील रहे हैं। पहले तो इस मस्जिद का सुन लो आप, मथुरा का वकील कौन है ये पूछोगे तो आपको वजह पता लगेगी। जी बताइए, कौन वकील है? जो आपके सामने बैठा है। ठीक है, 17 पार्टीज को भी रोक के हमने अब तक रखा हुआ है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जजेस वही करेंगे जो उसमें नहीं किया, लेकिन यहाँ कम से कम कोशिश तो हो रही है, सहयोग तो नहीं हो रहा। मुझे वकील किया था, देखिए एक काजमी साहब का केस हुआ था, याद है आपको? याद है। इजराइली बॉम्ब ब्लास्ट का केस। मैं तो ये, और मैं अपना इसको गुनाह मानता हूँ। वो दोस्त भी हैं आपके? दोस्त तो मेरे बाद में बने जी। अच्छा। और वो एक करबला का जो अहमद पटेल साहब ज्यादा कब्जा करना चाह रहे थे, उसके सिलसिले में वो, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबके किरदार पे आप ऐसी काले उछालते हैं। मैं नहीं उछालते। आप तो खुद जमीयतुल उलमा हिंद के वकील थे। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जमीयतुल उलमा हिंद का वकील संगठन है, कभी नहीं था मैं इनका वकील। हालांकि ये मुझे बनाना चाहते थे और मैं बन भी जाता उसको। मैं वजह बता रहा हूँ ना आपको, मैं वही हिस्ट्री बता रहा हूँ। और जो मैं बोलता हूँ उसके सबूत होते हैं ना, मैं बगैर सबूत के तो अहमद पटेल साहब का नाम नहीं लूंगा।
तो उसके भी सबूत हैं। जो सबूत कहोगे एक दिन आना, आप डिटेल में इसी बात पे इंटरव्यू करना, मैं आपको सब फाइलें दिखा के सबूत दिखा के बताऊंगा कि मैं किसी का नाम, मुझे क्या अरशद मंदी साहब की जगह पे जाके बैठना है, मेरी क्या लड़ाई है, कोई नहीं। मैं तो खुद, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैं सब इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता था। काजमी साहब क्योंकि उस एजिटेशन में थे तो उनको मैं जानता था कि ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते थे। और जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उस दिन वो प्रोटेस्ट में थे मौलाना कलबी जवाद साहब के, उनके साथ एआईसीसी के बाद जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ, तो मुझे ये पता था ये बेगुनाह है। तब मैंने पहला केस ये लिया आफ्टर बहुत लंबे टाइम के बाद। तब तक मैं इंटरनेशनल लॉ में था, मैं शुरू में तो मैंने खैर क्रिमिनल लॉ की वकालत की थी, तो ये बहुत सालों बाद पहला क्रिमिनल केस मैंने लिया। अब यूएपीए में कोई बेल ही नहीं होती थी, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े केस में उस समय के बेल 5 महीने में हो जाए, तो मैं ओवरनाइट स्टार बन गया था। और ये लोग मेरे पास आए, आप तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे मुझे उस टाइम, तो कि आप सलाउद्दीन अय्यूबी हो और हमारे नए और पता नहीं क्या क्या आपको बोलते। हाँ मुझे, अब मुझे थोड़ी पता था ये धोखाधड़ी करके आरएसएस ने मेरे ऊपर प्लांट कराए। ये सब आके ये बड़ी बड़ी अपनी 50-50 हजार की गैदरिंग में ये सब मुझे ले जाके इस तरीके से नवाजते थे। आपसे कोई सवाल कर लीजिए, आपका जवाब आरएसएस को होता है या उलमाओं? मुझे उस समय तो नहीं पता था ना, मैंने उलमाओं, अब मैं अपने आप को गुनहगार मानता था, क्योंकि हम उस हिसाब से मजहब का जो अरकान है उसको पालन नहीं करते थे। मैं अपने आप को यही गुनहगार मानता था। और ये काजमी साहब के केस के बाद सैकड़ों केस मेरे पास आए पूरे मुल्क से, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ा हंगामा हो गया था कि बेल कैसे होगी यूएपीए में, और वो भी ऐसे केस में। तो ये सैकड़ों नौजवानों के जब मेरे पास केस आए, तो तब ये लोग सारे के सारे मेरे डिफेंस कॉलोनी में ऑफिस था, वहां पे आके मेरे पास बैठ के कि आप हमारे साथ रहो, आप तो हमारे खालिद बिन वलीद और पता नहीं क्या क्या मुझे बोलते थे। और इतने बड़े बड़े लोगों का नाम मैं कह रहा हूँ, मौलाना मैं तो गुनहगार हूँ, और मैंने इनकी आंखें बंद करके बात मानी। और मैंने एक टाइम पे 278 केस, और उसकी वजह से इतनी ट्रैवलिंग हो गई थी मेरी कि मेरी पीठ तक में वो प्रॉब्लम आ गई। हालांकि मेरी बॉडी शुरू से स्पोर्ट्समैन होने की वजह से बहुत ज्यादा फिट थी। अब उसके बाद जब हम सबसे बड़ा केस उसके बाद जो जीते हिमायत बेग का, उस दिन से मुझे इनकी कलई खुलनी शुरू हुई कि हिमायत बेग जर्मन बेकरी ब्लास्ट वाला, जिसमें 5 फांसी और 6 ओवर। जिस दिन हम वो केस जीते, क्योंकि मैं तो इसी प्रेमाइस पे लड़ रहा था ना, मैं राकेश मारिया और पुलिस के लोगों को जेल भिजवाऊंगा क्योंकि इसे हिमायत बेग को झूठा फंसा, और हमने वो मेहनत करके केस उसको साबित किया। तो उस दिन, जिस दिन हमारी सबसे बड़ी जीत थी, और उसी शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि बराचा साहब तो हमारे केस लड़ते नहीं ठीक से, ये वो सब झूठे इल्जाम लगाने। तब मैंने जाके शिकायत की इनसे, महमूद मंदी साहब से। मुझे तो शौक लग गया कि ये तो सब फरिश्ते लोग हैं, ये ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने कर दिया होंगे, हमारे महाराष्ट्र के उन्होंने ऐसी बात कही है, मैं उस खबीस को हटा दूंगा। अरशद मंदी साहब ने महमूद मंदी। अच्छा, अरशद मंदी साहब की भी कहानी है, वो भी सुना दूंगा मैं आपको। तो उसके बाद मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारा वक्त आ गया ना कि इन केसेस को अगर रोकना है तो पुलिस के अधिकारियों को जो झूठा बेगुनाहों को फंसाते हैं और असली जो टेररिस्ट हैं उनको बचाते हैं, तो उसको बेनकाब करने का, राकेश मारिया को एक्सपोज करने का, इतने बड़े आदमी को जो इंडियन मुजाहिदीन की झूठी कहानी गढ़ने वाला है, हमारे पास वो मौका आ गया। और ये आपके महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट ने ये क्या बदतमीजी की है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको हटा देंगे। और ये जो यहाँ पर हैं इनके जो अभी वकील भी और इनके पीए जो हैं, क्या है इनका, तो उनको कहा कि इसको हटा दो और ये करो। फिर मैंने 1 हफ्ता गुजरा, मैंने फिर याद दिलाया, महीना गुजरा, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, जब नहीं हटाया तब मैंने परेशान हो गए। यही एक पैरेलल कहानी अरशद मंदी साहब की। तब मुझे इन पे शक होना शुरू किया, ये कर क्या रहा है। फिर मैंने इनसे यहाँ तक बात की, मौलाना आपकी कोई सीढ़ी तो नहीं बनी हुई जो आप ये सब हरकतें कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो आप? आपको किसी झूठे केस में फंसाया, मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपकी सीढ़ी भी बनी होगी कोई तो मैं उसको झूठी साबित करूंगा। लेकिन आप ये सब काम मत करो, आप लड़ो खुल के, क्योंकि वो वक्त आ रहा है जब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये आरएसएस और बीजेपी के लोग तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो आप कम से कम ये काम मत करो। मैंने इनको बीजेपी के लोग तबाह बर्बाद कर दिए, दर्जनों मैंने इनको एग्जांपल दिए कि आपके वकील ये कर रहे हैं, इस केस में ये किया, इस केस में ये किया, इस केस में ये किया। आप चूंकि पर्सनल हो रहे हैं तो मैं भी पर्सनल बात पूछता हूं। इसरार कराचा साहब आपके क्या लगते हैं? वाले वो किस पार्टी में रहे? वो भारतीय जनता पार्टी के और जो बनाने वाले बानी मेंबर्स ठीक। और दिल्ली में क्या 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 रहे हैं वो बहुत सारे, मैं तो कह रहा हूँ बनाने वालों में से सिकंदर बख्त साहब के साथ वो बनाने में रहे बीजेपी। हाँ, तो आपको बताइए, आप वालिद साहब सही थे, सही पार्टी में थे, आप सही जगह हैं,
आप जो आरएसएस बीजेपी पे इल्जाम लगा देते हैं, देखिए वक्त के लूट के वक्त पे चेयरमैन रहे थे वो, ठीक बिल्कुल रहे। तो आप जो जिस तरीके से आप उलमाओं को घेर रहे हैं, इन्हें आरएसएस का मेंबर बता रहे हैं, तो आपके तो वालिद साहब खुद आरएसएस बीजेपी में रहे हैं। बस ये हो गई ना बात जी। अगर मेरे वालिद साहब भी उसमें रहे तो मैं वालिद साहब के साथ नहीं रहा। किस एज से, ये तो आप जानेंगे। बस अब यही बता रहा हूँ ना जी। मैं 14-15 साल की उम्र से अपने घर के साथ नहीं रहा, अपने वालिद साहब के साथ। 2002 के बाद उन्होंने ये बात मुझसे तस्लीम की। 2002 के गुजरात दंगे, तुम सही थे और मैं गलत। अच्छा। तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। लेकिन मैं जब अपने वालिदे बुजुर्गवार, जो कि जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता था, क्योंकि वो एक बहुत ही, मुझे ये बात कहनी चाहिए, उस तरीके से ईमानदार थे, और वो इस गलतफहमी में थे कि हम अंदर रह के इन लोगों का जहर कुछ कम कर सकते। वो गलतफहमी उनकी 2002 में दूर हो गई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सही थे और मैं गलत। जहर दूर नहीं कर पाए, कर ही लिया ना जहर दूर। 2002 में हो गया था जहर दूर। उनकी आंखों पे जो जहर दूर करने का पर्दा था वो दूर हो गया था। तो जो अपने वालिद के साथ नहीं रहेगा तो वो किसी और के साथ रह सकता है। मैंने इनको बचपन से देखा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करके आया हूँ। मैं कैंपस लॉ सेंटर में कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बना, पहली बार बना था, और 75% वोट मिले थे। मैं इनको तब से जानता हूँ कि ये मर जाएंगे। इनको सच बोलने की क्षमता, आरएसएस और बीजेपी का कोई भी इंसान सच बोल ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं ये, बाबा साहब ने भी ये बात कही, बाबा साहब का तो तब तक मैंने पढ़ा नहीं था, मैं ये बात इसीलिए कहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी के इंसान से बात ही नहीं करनी चाहिए, संबंध रखना दूर की बात है। लेकिन बात तो ये बोल बात करने से बात करने से बात करने से तो बात बनती है। अभी एक कतर का एग्जांपल बन गई ना बात। ईरान के एक मोहम्मद मरांडी साहब है, वो एक उनके स्पोक्सपर्सन है ईरान गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत सारे इंटरनेट, उन्होंने कहा कि आप ये बताओ, आप लोग ईरान से ये एक्सपेक्ट करते हो कि बातचीत करो, इजराइल से भी और ईरान से भी, हम ऐसी कौन सी बातचीत कर लेते, हम ऐसा कौन सा उनके सामने बेच जाते जो कतर के लोगों ने नहीं किया उनके साथ, फिर भी कतर के ऊपर हमला कर दिया। तो एक फिलिस्तीन के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने भी कहा था कि तलवार और गर्दन में दोस्ती नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती। तो अगर हम ये कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के इंसान से जो भी बात करेंगे या तो वो बेवकूफ है या वो उनका एजेंट है या उनके साथ मिला हुआ, तीसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। अब आप मुझे ये बताइए, ये जाके हमारे सारे उलेमा हजरात या जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स उनसे मिलने जाते हैं, क्या वो इन्हें जाके ये समझा देंगे कि मुसलमान देशभक्त होते हैं? उन्हें हमसे ज्यादा पता है कि मुसलमान देशभक्त होते हैं, हमसे ज्यादा उन्हें पता है हमारे मजहब के बारे में। उन्होंने दर्जनों लोग बिठा के हमारी सब एक्टिविटीज को डीपली स्टडी किया, जितना शायद हम लोगों ने भी नहीं किया हो। उनको जाके हम ये समझा देंगे कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, जिन्हें पता ही है, जिन्हें साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के केस कराए हैं, जिन्होंने एक के बाद एक सारे काम कराए हैं, अपने ही जो उलेमा सू हैं और जो मुसलमान जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसे जो मुस्लिम जो ये लोग अपने मेंबर्स बनाते हैं, उनसे जो गलत बातें करवाते हैं और उसका फिर इल्जाम मुसलमानों के ऊपर डालते हैं, उनको जाके आप ये समझा लोगे कि हम बड़े शरीफ लोग हैं मुसलमान, हमने देश के टुकड़े नहीं कराए। जिस संगठन ने जिन्ना के साथ मिलकर ये एक अलग बहस हो जाएगी, नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूं ये लंबा टॉपिक है, आप आए इस पर डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम तो आखिर में पूछना चाह रहे हैं कि जिस वकील ने जूता फेंका है, राकेश क्या नाम उनका, राकेश किशोर, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं एक वकील होने के नाते? मैं एक, देखिए, भारतीय नागरिक होने के नाते और अम्बेडकरवादी, ईमान वाला अम्बेडकरवादी होने के नाते, डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले लोगों के नाते मेरा ये फर्ज है कि ऐसे देशद्रोही व्यक्ति को और उसके साथ उसके संगठनों को सारे और उसके सारे जो सहयोगी और साजिश करता है उनको आतंकवाद के मुकदमे में जेल भिजवाने की तमन्ना हम जैसे हर एक देश के नागरिक में है, जो संविधान और बाबा साहब ने यकीन किया। अब अगर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति महोदय या हमारे होम मिनिस्टर साहब ये काम नहीं करेंगे तो अम्बेडकरवादी ये काम जरूर करेंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, चलिए, सवाल एक रह गया था, बीच में छूट गया। तौकीर रज़ा साहब तो आपके दोस्त हैं? मेरा कौन दोस्त नहीं है? वो तो दोस्त है आपके, आप लंबे समय तो पिछले कई सालों साथ रहे हैं, तो वो मैं अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब के साथ इनसे ज्यादा समय रहा। ये उनसे
ज्यादा बात, लेकिन तौकीर साहब को विलन बनाया जा रहा है। ये फिर वही बात है। मैंने आपको क्या बताया, एक यासीन मलिक साहब है ना, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। यासीन मलिक साहब को मैं बहुत दशकों से कह रहा हूँ कि ये आरएसएस के साथ है, ये आरएसएस के अंदर जो रोग एलिमेंट्स हैं, आरएसएस के मेंबर जो हमारी एजेंसीज में रोग एलिमेंट्स हैं, वो एजेंसी का काम नहीं करते, बल्कि वो आरएसएस के एलिमेंट्स हैं जो भी एजेंसीज में उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। मैं आज से भी कह रहा हूँ, जैसे मैं इनके बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में भी कह रहा हूँ। ठीक है। अब जब एनआईए ने आके उनकी पिछले कुछ दिन पहले उनकी फांसी की सजा मांगी, तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा एफिडेविट कोर्ट में दायर किया कि भाई मैं तो 1990 के दशक से शुरू से ही इनके लोगों के कहने पे तो काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इनके कहने पे गया, मैंने सारे जो स्टेटमेंट्स दिए इन्हीं के कहने पे तो दिए हैं, फिर मेरे साथ ये अंजाम क्यों दिया जा रहा है? तो ये सारे, जिस दिन मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी अरेस्ट होंगे, मैं इनकी वकालत भी करने को तैयार हूं। ठीक है, लेकिन चलना मेरे तरीके से। फिलहाल तो आपके दोस्त अरेस्ट हैं, अगर वो मुझे वकील करेंगे तो वो, मैं ये बात जो मैं तो इतनी दर्जनों केस ऐसे देख चुका हूँ ना, 100%। ये बात सिर्फ वकील 100% नहीं, ये बात तो सिर्फ वकील, मैं वकील की हैसियत से मैं जो कह रहा हूँ उसका समझो। दोस्ती की कोई तकाजा नहीं है, दोस्ती का तकाजा नहीं तकाजा नहीं। दोस्ती में तो दोस्त की सुनी जाती है ना, जिसको उस फील्ड के बारे में ज्यादा समझ हो। उन्होंने मुझसे पूछ के तो ये काम किया नहीं, उन्होंने मेरी सलाह लेके तो ये काम किया नहीं। क्या उन्होंने कोई भी 0% भी, मतलब 1 से लेके 100 तक इतना सा भी कोई गलत काम नहीं किया इस प्रकरण में। इस प्रकरण में इतना सा भी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि गलत काम हुआ है इसमें, वो किया है योगी जी की पुलिस के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और योगी जी के निर्देशों पे किया, वो अपराध हुआ है। उनको जेल भिजवाना, उन सभी लोगों को जिन्होंने आई लव मोहम्मद का यहाँ पे वो लगाया था या पोस्टर लगाए थे, स्टिकर लगाए थे, उन सब लोगों को जेल भिजवाना गैर कानूनी और अपराध है। इन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो इसमें जो सिस्टम बना हुआ है ना, ये वैसे ही होगा। तो देखिए, ये ऐसे ही होगा। मैं आपको वो बता दूं क्या होगा इस केस में। जैसे कलीम सिद्दीकी साहब थे और मौलाना उमर थे, उनकी फैमिली, गौतम साहब शुरू में मेरे पास आई कि हम आपको वकील करना। ठीक है जी, आ जाओ, क्योंकि मैं वकालत खुद जाके नहीं कर सकता। मैं ये भाषण दे दूं, मेरे से अच्छे भाषण तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिए हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं और इनको रिहा किया जाना चाहिए। उनके कहने से रिहा कर देगा कोई? बताओ आप मुझे। नहीं हो गया ना काम। तो ये काम तो दोस्त की हैसियत से उन सब लोगों ने कर दिया। मैं कौन सी उनसे अच्छी जबान बोल सकता हूँ? वो तो बहुत बड़े मुकर्रर हैं, वो तो ऐसे रो के दिखाएंगे जैसे इनसे बड़ा कोई सजा ही नहीं है मौलाना तौकीर रज़ा का। तो असली चीज है उनके खिलाफ इन केसों को निरस्त करा के असली कानूनी कार्रवाई करना कि इनको झूठा फंसाया गया, और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराना कि जिन लोगों ने इन्हें झूठा फंसाया। वो है असली कार्रवाई, जिससे इस चीज पे रोक लगेगी। और ये काम इस पूरे देश में, अब ये मुझे अपने मुंह से नहीं बोलनी चाहिए, हमारे ऑफिस के अलावा कोई कर रहा हो ये बड़ी तंजीमों से, तो वो मुझे एक नाम बता दीजिए। हमने कपिल मिश्रा साहब आपको 2 नाम नहीं, ये काम वापस मुकदमा करने का कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ अभी 2 एफआईआर मैंने कराई पुलिस के खिलाफ। अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनी हुई मालेगांव ब्लास्ट जी, उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार नहीं गई उस फैसले के खिलाफ। कौन गया? जमीयतुल उलमा हिंद गया। क्यों गया? ये है महत्वपूर्ण। अब ये क्या बात होगी, क्यों गया? मैं क्या कह रहा हूँ, 2 चीजें है ना जी। एक तो अपने लोगों को जो झूठे फंसाए गए, ठीक है, उनको छुड़ा लेना। एक और दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा हिंद जा रही है, उनका कोई लोकस नहीं बनता उसमें, उनका बनता है जो उसमें कनेक्टेड पार्टी है, जो उसमें पहले मुल्जिम थे। तो जमीयत उलमा हिंद तो ये वक्फ बोर्ड के केस में भी गई थी ना, भागते ही। मैं मना करता हूँ, नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, गए थे ना हारने के लिए। किया क्या? मैंने कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ 2 एफआईआर कराई, और एक तो जब कराई जब वो यहाँ के होम मिनिस्टर, कानून मंत्री अभी हैं। ऐसा कोई भी कोशिश, और इसी बात की तो लड़ाई हुई है इनसे कि राकेश मारिया साहब के खिलाफ आपने ये क्या कर दिया। यही तो लड़ाई है कि हाँ, पिटते रहो, ये लोग हमें झूठा फंसाते रहे, हम पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे करते रहे, और उसके बाद अपने लोगों को छुड़ा लें, ये और लोगों को बंद कर दें, उसके बाद और लोगों के बाद, उसके बाद और लोगों के बाद बंद करते रहें, और हम छुड़ाते रहें और पैसे इकट्ठे करके वाहवाही लूटते रहें और आंसू बहाते रहें। ये काम मुझसे नहीं होता। ये लंबी बात होगी। महमूद प्रजा साहब के साथ में आपने बातचीत देखी, कई सारे इनके पास में आरोप हैं और कई सारी मांग है। वो आरोप सही हैं या गलत हैं, ये तो प्रजा साहब जाने या फिर वो लोग जाने जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं।
लेकिन इनकी जो मांग है उस शख्स के खिलाफ जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने का प्रयास किया या जूता फेंका, उस मांग को सरकार को नजर में रखना चाहिए।